ओके, सो नया चैप्टर है आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं ईएम वेव। हर एक चैप्टर के देखो शॉर्ट नेम होता है, जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी को सीई बोलते हैं, है ना। अब 3 चैप्टर के कॉम्बिनेशन को, एटम, न्यूक्लियर, ड्यूल नेचर को हम मॉडर्न फिजिक्स में खत्म कर देते हैं, है ना। अब ना इस पर्टिकुलर नेम में अगर मैं बात करूं, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि यहाँ पर 2 चीजें एक साथ आपको दिख रही है। एक तो कुछ इलेक्ट्रो दिख रहा है और कुछ मैग्नेटिक दिख रहा है यार। इसका ये मतलब है कि यहां पर मैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों की बात करूंगा। ये चैप्टर आता है मैग्नेटिज्म के बाद, जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके होते हो और मैग्नेटिज्म भी पढ़ चुके होते हो, तो थोड़ी सी वहां की नॉलेज चाहिए होगी आपको। शुरुआत क्या करेंगे हम, शुरुआत करेंगे कि एक केस से। केस ये है कि कोई भी चार्ज रेस्ट पर है, ठीक है, चार्ज रेस्ट पर है, तो मेरे माइंड में एक इमेज बन रही है कि इसका मतलब करंट 0, चार्ज रेस्ट तो करंट 0 बोल सकता हूं। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा? डेफिनेटली बनेगा। हमने पढ़ा था कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ बनती है, ऐसे सिंपल सी बात है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा? तो डेफिनेटली बनेगा, क्योंकि किसी भी चार्ज एट रेस्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ बनती है, ठीक है। तो चार्ज जब रेस्ट पर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, बढ़िया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है? सोचो, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना सकता। जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था तो कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड का जिक्र नहीं था, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा इसके पास। केस 1 में अपने को समझ आया कि जब भी चार्ज रेस्ट पर होगा तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना सकता, ना करंट बना सकता, ठीक है। केस 2, चार्ज इन मोशन। अब यहां पर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बात है, मैं बोल रहा हूं चार्ज इन मोशन। हमारे अकॉर्डिंग, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, कोई भी अगर अच्छी किताब उठाओगे उसके अकॉर्डिंग, जब भी चार्ज मूव करता है, मैं लिख देता हूं यहां पर कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, चार्ज एक फिक्स वेलोसिटी से मूव करता है, तो हमने ये देखा कि ये अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है। क्यों बना सकता है? क्योंकि हमने चीज पढ़ी है कि जब भी एक कंडक्टर के अंदर चार्ज मूव करता है तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड तो होता ही है। लेकिन जो सबसे सरप्राइजिंग बात थी, हमने एनसीईआरटी में जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किया था तो मैंने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की बात की थी। मैंने कहीं पर भी ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा यहाँ पर, है ना। मैंने कभी ये नहीं बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा। हमने ये पढ़ा कि यार जब भी चार्ज किसी कंडक्टर में मूव करता है, इस बात को ऐसे समझना, जरा समझना इस बात को, जब भी चार्ज या बोलूं कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो यही बात है ना, करंट ऊपर की तरफ बन रहा होगा। तो राइट हैंड थंब रूल से हम क्या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते थे। हम ये बोलते थे कि यार एक इसके पास, कंडक्टर के पास अगर कोई भी चार्ज आएगा तो उसको कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस होगा। हमने ये सब चीजें पढ़ी थी। अब फिर क्वेश्चन आता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड तो बना रहा है, ये हमने पढ़ भी लिया पूरा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर का नाम ही था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि मूविंग चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड। क्या एक मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है? सोचो। मैं यहां पर लिख रहा हूं चार्ज इन मोशन, और एक इसको नोटेट कर रहा हूं फ्री चार्ज इन मोशन। क्या मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है? इसका आंसर है हाँ, बनाता है। जब भी चार्ज फ्री होगा और मूव करेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है। इस कहानी का कंक्लूजन ये है कि हाँ, चार्ज जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड में। लेकिन एनसीईआरटी इस बात को गलत मानती है। एनसीईआरटी का ये कहना है कि चार्ज इन मोशन, मैग्नेटिक फील्ड तो होगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। क्या एनसीईआरटी गलत किताब है? एनसीईआरटी ने ऐसा क्यों लिखा? अगर हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में इमेज क्या जाएगी कि नहीं यार, मूविंग चार्ज कभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता, वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। बट एनसीईआरटी अपनी जगह बिल्कुल सही है, और ये बात भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। अब देखो फर्क क्या था। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी जिस चार्ज की बात कर रही है वो इस सर्किट वाले चार्ज की बात कर रही है।
मान लो यहां पर कोई रजिस्टर है, यहां पर कोई बैटरी कनेक्ट की मैंने या सेल कनेक्ट किया, यहां पर बटन दबाया, सोच अब क्या हो रहा है, यहां पर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहां पर बी वेक्टर तो है, मैग्नेटिक फील्ड तो है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इसकी वैलिड एक्सप्लेनेशन पता है क्या है? सोच, सपोज करिए कॉपर वायर है, कॉपर भी छोड़ा, एल्यूमिनियम वायर समझ लेते हैं, समझना आसान होगा। एल्यूमिनियम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, एल्यूमिनियम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि जो एल्यूमिनियम की वायर है ये पूरी तरह से न्यूट्रल है ना। हम न्यूट्रल वायर यूज करेंगे, चार्ज वायर तो यूज करते नहीं। अगर मान लो कि मुझे करंट को फ्लो कराना है तो मैं न्यूट्रल वायर लूंगा कि भाई एल्यूमिनियम की वायर है पूरी की पूरी, यानी कि एक तरह से मैं एल्यूमिनियम की वायर यूज कर रहा हूं, ना कि एल्यूमिनियम 3+ की वायर यूज कर रहा हूं। अरे एल्यूमिनियम के फ्री इलेक्ट्रॉन से मूव करेंगे ना, तो अल्टीमेटली अगर मैं प्रैक्टिकल से बात करूं तो इस वायर के अंदर बाहर से ना तो किसी चार्ज की एंट्री हुई और ना इस एल्यूमिनियम वायर में से बाहर कोई चार्ज निकला। सारे देखो 1 करोड़ एल्यूमिनियम एटम्स यूज करे मैंने वायर बनाने के लिए। वही एल्यूमिनियम, देख बैटरी का काम क्या होता है? चार्ज को धकेलना। मैं बोलूं अगर t = 0 पर इसके अंदर 10 कूलम चार्ज था तो कुछ टाइम बाद कितना होगा? 10 कूलम भी तो होगा। बैटरी क्या करती है? सिर्फ चार्ज को धकेलती है। बैटरी हम यही पढ़ते हैं ना कि इससे 10 एम्पियर करंट निकलेगा तो 10 एम्पियर एंटर होगा वापस, ऐसे ही पढ़ते हैं हम कुछ, है ना। हम बोलते हैं कि सारा का सारा करंट एक वायर में सेम होता है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो ये मूविंग चार्ज एक सर्किट के अंदर है ना, ये एक्चुअल में चार्ज है ही नहीं, ये क्या = 0 है, क्योंकि वायर तो न्यूट्रल है। वायर न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहां पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दूं सर्किट के अंदर और मैं पूछूं कि बताओ नेट फ्लक्स कितना होगा, तो मैं बोलूंगा फ्लक्स 0 होगा जी, क्योंकि ये तो न्यूट्रल वायर है। बैटरी तो क्या कर रही है? बस उसी चार्ज को धकेल रही है, घुमा रही है। ये आप ऐसे समझो कि सपोज किसी पर्सन के पास 1 करोड़ रुपीस है, 1 करोड़ रुपीस को बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, उसके पास एडिशनल पैसा कुछ भी नहीं है और ना वो पैसा लूज कर रहा है। और यहां पर मेरा कहने का मतलब क्या था? फ्री चार्ज, वो चार्ज जो इस सर्किट का पार्ट नहीं है, एक मूविंग इलेक्ट्रॉन जैसे कि एक मूविंग अल्फा पार्टिकल। तो दोनों केस में फर्क है। मैं बोलूंगा कि अगर चार्ज फ्री नेचर का है, फ्री नेचर का मतलब कि वो सर्किट का पार्ट नहीं, वो कोई अल्फा पार्टिकल है, मान लो ये अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है, तो मैं बोलूंगा कि अगर ये कांस्टेंट स्पीड से भी मूव करेगा तो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो मैं यही तो बोलूंगा कि चार्ज इन मोशन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन एनसीईआरटी बोलती है कि चार्ज इन मोशन डज नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाई? बिकॉज एनसीईआरटी इज कंसीडरिंग चार्ज इज मूविंग इनसाइड अ कंडक्टर राइट हियर। और चार्ज अगर कंडक्टर में मूव कर रहा है तो उसको मैं फ्री चार्ज बोल सकता हूं कि वो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि उस कंडक्टर के अंदर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आए। देखो अगर आपको कोई ये बोले कि यार एक सर्किट है, सिंपल सा क्वेश्चन, सर्किट है, सर्किट में 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, सर्किट में 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, व्हाट इज नेट चार्ज ऑन सर्किट? तो मैं बोलूंगा 0, सर्किट न्यूट्रल है। सर्किट न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि सर्किट के अंदर जितने पहले फ्री इलेक्ट्रॉन्स है भी उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बस वो मूव कर रहे हैं। समझो इस बात को, इस बात में फर्क है। मैं बोल रहा हूं कि सर्किट के अंदर पहले भी अगर 1 लाख फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे तो जब करंट बन रहा है तब भी 1 लाख फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही करंट बना रहे हैं, तो ना तो एडिशनल चार्ज आया इसके अंदर, ना इसने चार्ज लूज करा, तो ये तो बोलूंगा कि सर्किट न्यूट्रल है। तो यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन ये थी कि चार्ज रेस्ट पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। चार्ज मोशन में है, अब चार्ज मोशन की 2 कैटेगरी बन गई यहां पर। चार्ज मोशन में अगर वो बिल्कुल फ्री चार्ज है और कंडक्टर का पार्ट नहीं है, कंडक्टर में नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर चार्ज मोशन में है और वो सर्किट का पार्ट है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है? क्योंकि इस वायर के अंदर ना तो कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, ना इसमें से निकला, ना तो ये वायर नेगेटिवली चार्ज हुई, ना ये वायर पॉजिटिव चार्ज। और मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, बेसिकली Q/R² हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो जब मैं बोलूंगा जब चार्ज ही 0 है, एडिशनल कोई चार्ज ही नहीं आया, राइट। तो दिस इज हाउ वी कैन सेटिस्फाई दिस दिस कंसेप्ट कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है नहीं बनाता। इसको प्लीज नोट डाउन कर लो, इसको सिर्फ 3 बातों में नोट डाउन करो। चार्ज एट रेस्ट, करंट 0, magnetic field 0, electric field is there. Charge in motion, if charge is free
it is not part of circuit, then it can produce both type of field. If charge is part of circuit, then it can only create magnetic field because overall net charge is 0, right? इसको लिखो प्लीज, ठीक है? तो इस बात को ऐसे समझना है। एक सर्किट के अराउंड गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दो, नेट फ्लक्स 0। वाई? बिकॉज चार्ज इज 0। ये पूरी कहानी लिखने की बजाय सिर्फ ये लिख देना, केस 1, चार्ज एट रेस्ट दिस, चार्ज इन मोशन दिस, इफ चार्ज इज पार्ट ऑफ सर्किट देन यू कैन राइट लाइक दिस। शाम वाला हैगा बैच, क्यों नहीं है? चलो आगे चलते हैं इससे अब। ओके, तो अब एक थर्ड केस की बात करते हैं जो ईएम वेव को लिंक करता है। चलो थर्ड केस की बात करते हैं। केस 3 क्या है? केस 3 बेसिकली ये है कि इफ चार्ज इज एक्सेलरेटेड, इफ चार्ज इज एक्सेलरेटेड, अगर चार्ज एक्सेलरेट करता है तो मैं लिख रहा हूं इट फॉर्म्स अ वेव। पहली बात तो वेव बनाएगा विच कंसिस्ट ऑफ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जब भी चार्ज एक्सेलरेट करेगा, वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करेगा, तो मैं ये बोल रहा हूं कि अपने साथ एक वेव नेचर एसोसिएट करता है, कुछ ऐसा, ठीक है? अब इसको बस आप लिख लो, वेव नेचर, मतलब एक वेव की तरह नेचर दिखाएगा और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होंगे। देखो हमने पढ़ा ना कि चार्ज मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, लेकिन वो कैसे बनता है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इसका एक छोटा सा प्रूफ भी दे देता हूं आपको मैं। इसी को मैं बोलता हूं कि चार्ज एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना रहा है, मतलब वेव में तो चल रहा है और साथ में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ कैरी कर रहे हैं। चलो एक छोटे से एग्जांपल से ये समझेंगे कि क्या हमेशा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ही होगा, तो देख लेते हैं। मैं एक कंडक्टर की बात कर रहा हूं, सर्कुलर कंडक्टर है, सर्कुलर लूप है ऐसे, ठीक है? हमारे पास एक लूप है और ये लूप रखा हुआ है एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में। मैं ये लिख रहा हूं कि इस डायरेक्शन में जो बी वेक्टर है वो इंक्रीजिंग नेचर का है, ठीक है? हमने पढ़ा था ईएमआई में, अगर मैग्नेटिक फील्ड कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करेगा तो इसके अंदर क्या पैदा हो जाएगा? एक इंड्यूस करंट। थोड़ा सा याद करो, मैग्नेटिक फ्लक्स किस डायरेक्शन में इंक्रीज करे? अंदर की तरफ। अरे मैग्नेटिक फ्लक्स किस डायरेक्शन में इंक्रीज करे? अंदर की तरफ। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इसको अपोज करने वाली। मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाना चाहेगा? करंट ऐसे बाहर की तरफ। करंट ऐसे, लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग करंट कुछ ऐसे पैदा होगा कि उसकी डायरेक्शन क्या आ जाए? बाहर की तरफ। तो करंट को कैसे मूव करना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज। देखो, अरे अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल नेचर का है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, तो ये लूप में जो करंट फ्लो करेगा वो क्या होगा? अपोजिंग नेचर का। तो यानी कि करंट विल फ्लो सच दैट इट विल ट्राई टू अपोज दिस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैं बोलूंगा कि करंट की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ ऐसी होगी बेटा। करंट की डायरेक्शन कैसे होगी? बाहर निकालनी, यानी कि ऐसे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट आई, कुछ ऐसे। अब एक बात को समझ, अगर करंट की डायरेक्शन ऐसे है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मूव कर रहे होंगे वो बेसिकली ऐसे ही मूव कर रहे होंगे। अगर मैं उनका वेलोसिटी ड्रॉ करूं ऐसे, अगर करंट नीचे की तरफ तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ, डायरेक्शन अपोजिट होगी। अच्छा, क्या हमने ये बात पढ़ी थी कभी? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज
अपोजिट टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। हमने ये कभी पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन भी ये मानी जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये मानी जाएगी। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है? बिल्कुल, हम यही तो लिखते हैं यार, F इज इक्वल टू माइनस क्या हुई, मतलब ऐसे इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स है वो बिल्कुल अपोजिट होता है। या मैं बोलूँ अगर इलेक्ट्रॉन सामने मूव कर रहा है तो डेट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड सामने से आ रहा है ना। एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ हमेशा अट्रैक्ट होता है। तो यहां पर देखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, यानी कि इसके अपोजिट, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट। यहां पर बोल रहा हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो कहां पर है, जेड एक्सिस में। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर बन रहा है, अगर इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी देखो तो सामने की तरफ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हुई, ई वेक्टर की अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आ गया। ऊपर देखे, अगर इलेक्ट्रॉन सामने मूव कर रहा है तो डेट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर की तरफ। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, माइनस आई कैप में। मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, माइनस के कैप में, अभी भी परपेंडिकुलर है। यहां पर देखे, अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ रहा होगा ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यानी कि ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर की तरफ अभी भी परपेंडिकुलर है। एक बात बिल्कुल सच है कि जब भी, अच्छा, और क्या इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में है, बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में। अगर सर्कुलर मोशन में तो क्या इलेक्ट्रॉन का मोशन एक्सेलरेटेड है, वो भी एक्सेलरेटेड है, क्योंकि हर वक्त इसके ऊपर क्या लग रही है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रही है। यहां पर भी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, यहां पर भी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। यार हमको पता है कि जो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटिंग एंड वी कैन क्लियरली सी ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब भी कोई चार्ज एक्सेलरेट करता है तो उसके साथ क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनता है और मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। अब वो सेम डायरेक्शन में नहीं बनता, वो कैसे बनता है, परपेंडिकुलर बनता है। इस लाइन को समझाने के लिए मैंने एग्जांपल दिया, अदरवाइज मैं सीधा सीधा आपको लिखवा सकता था कि इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज जब एक्सेलरेट होता है तो वो अपने साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है, बट कैसे बनाता है, परपेंडिकुलर बनाता है हमेशा, राइट। ये बात मैं वैसे भी बता सकता था, बट इसको ऐसे समझो आप, ठीक है। वरना आप लॉजिकली ये भी सोच सकते हो यार कि अगर कोई क्यू चार्ज ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो इसकी वजह से बनने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा। अगर हम देखें यहां से आउटवर्ड, यहां से इनवर्ड, चार्ज तो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ जा रहा है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, हमेशा ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होगा, इनटू द प्लेन या आउटवर्ड द प्लेन। तो तब भी पता लग रहा है कि हाँ, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो कहानी का कंक्लूजन सिर्फ यही है कि हाँ, जब भी कोई चार्ज एक्सेलरेट होगा इट विल फॉर्म अ वेव। किसकी वेव बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेंगे। इसको जल्दी से बनाओ, फिर इसकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। डायग्राम बना लो अपनी समझ के लिए। In circular motion, basically electron is accelerated charge, and we can see electric and magnetic field is perpendicular. Okay. अब बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, वो लिखो जरा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये बहुत सुंदर तरीके से बनाना, पेपर में बहुत बार आया हुआ है। हेडिंग दो जरा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पेपर में बनाते कैसे है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कोई बात नहीं, ये वाली ये रब कर दो। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है भाई, देखो। इसको 3D में बनाना पड़ेगा आपको, है ना। तो सबसे पहले तो 3 एक्सिस बनाओ, सबसे पहले 3 एक्सिस बनाओ, एक्स वाई और जेड।
ठीक है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस। थोड़ा सा और ऐसे बना देता हूं इसको, दिस इज योर जेड एक्सिस। ठीक है, हम ये मान रहे हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ चार्ज है, चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एक्सेलरेशन है एक्स की तरफ, तो अगर एक्सेलरेशन एक्स की तरफ है तो मैं बोल रहा हूं कि वाई एक्सिस में हम ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जेड एक्सिस में क्या होगा यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ई वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ज्यादा बातें तो मैं आपको रिलेशन लिखवा देता हूं, इस रिलेशन को हम प्रूव भी कर लेंगे आगे। रिलेशन ये होता है C इज बेसिकली ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इससे पता लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। यानी कि ये बात हम पहले से जानते हैं ना कि अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करके कोई सी वेक्टर निकालता हूं तो ए वेक्टर सी के भी परपेंडिकुलर होगा और जो ये चीज होगी ए वेक्टर भी सी के परपेंडिकुलर होगा और बी वेक्टर भी सी के परपेंडिकुलर होगा। तो यानी कि अगर चार्ज की वेलोसिटी एक्स एक्सिस में तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड वाई और जेड एक्सिस में होने चाहिए। ठीक है, तो देखो आगे, यहां पर मैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेव बनाएगा, एम्पलीट्यूड, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, वेव नेचर ये होता है ना, फिर ऐसे, एम्पलीट्यूड सेम रखने, फिर ऐसे, ऐसे खत्म कर दो। ठीक है, यहां पर मैं एरो बना देता हूं कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ऐसे। वेव नेचर तो यही होता है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दिस इज how you can represent electric field, vibrating या oscillating in y axis। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस में है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, z एक्सिस में। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप दिखा सकते हो ऐसे, z एक्सिस में ऑसिलेशन, कुछ ऐसे, दिस विल बी योर मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस। कुछ ऐसे, थोड़ा डायग्राम 3D में बनता है ये, तो इसको वैसे ही बना लो जैसे मैं बना रहा हूँ। ठीक है, इसको चाहो तो ब्लू और ब्लैक पेन का यूज करके बना लो। इससे ये पता लग रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो रहा है और मिनिमम हो रहा है कहां पर, जेड एक्सिस के अलोंग, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिनिमम हो रहा है कहां पर, एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, इसको आप चाहो तो ऐसे बना लो। और ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का ध्यान रखना, ध्यान से देखना जरा, हम डायरेक्शन कैसे देखते थे, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, राइट हैंड पाम रूल से। ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, देखो डायरेक्शन ये आ रही है सी की, ई क्रॉस बी गिविंग यू सी, ई वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तभी तो एक्स एक्सिस में जाएगा। देखो ये इंपॉर्टेंट बात है यार, मैं अगर चार्ज एक्स एक्सिस में जा रहा है, मैं मैग्नेटिक फील्ड को वाई एक्सिस में भी तो बना सकता था। सोचने वाली बात है कि अगर चार्ज एक्स एक्सिस में जा रहा है तो मैं मैग्नेटिक फील्ड को वाई एक्सिस में भी तो बना सकता हूं, मुझे तो परपेंडिकुलर दिखाना है। मैं क्यों एक्स एक्सिस में ई वेक्टर ले रहा हूं और क्यों वाई एक्सिस में बी वेक्टर ले रहा हूं, बिकॉज ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मस्ट सेटिस्फाई ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी। वो तभी सेटिस्फाई हो सकता है जब ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर चार्ज को यहां लेकर जाए। अगर मैं इसको बी वेक्टर ऊपर बना देता और ई, तो मुझे ऐसे देखना पड़ता, बी वेक्टर मतलब ऐसे देखना पड़ता मुझे, अगर ई वेक्टर यहाँ होता तो ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तब मुझे चार्ज का मोशन यहां दिखाना होता है। ठीक है, इस बात को समझना जरा। तो इसलिए हम इसको ऐसे दिखाएंगे। अगर कोई मुझे बोल दे कि चार्ज जो है, समझो, अगर कोई मुझे बोल दे चार्ज जो है वो एक्सेलरेट कर रहे हैं अलोंग जेड एक्सिस,
चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है अलोंग जेड एक्सिस, तब क्या बनाऊंगा, तो मैं ऐसे बनाऊंगा, देखो समझना इस बात को भी। तो मैं लिख दूंगा कि ये जेड एक्सिस है, ठीक है, ऑब्वियसली एक्स एक्सिस ये होगी, फिर वाई एक्सिस ये होगी, परपेंडिकुलर दिखानी कैसे मर्जी दिखा दो, है ना। तो अगर चार्ज जेड एक्सिस में है तो जेड एक्सिस में कब आ सकता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में हो और मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में हो, तभी तो बनेगा ना ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तभी तो जेड एक्सिस में जाएगा, समझे, अरे तभी तो जाएगा, देखो आई कैप क्रॉस जे कैप, तभी तो के कैप मिलेगा। तो इसलिए मैं यहां पर भी क्या दिखा दूंगा फिर ऐसे ई वेक्टर, और यहां पर क्या दिखा दूंगा, बी वेक्टर, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि वाई, ये जो चीज है एक्स एक्सिस में मैंने क्या लिया है, गलत लिया, मैंने वाई एक्सिस में लिया ना ई वेक्टर, तो वाई एक्सिस में ई वेक्टर लिया और जेड एक्सिस में क्या लिया, बी वेक्टर लिया, तो वो इस बात को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। बनाओ जरा इसको, एक नंबर में यहीं पे सीबीएसई आपके साथ खेलती है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ खास बातें लिख देता हूं मैं यहां पर, वेव से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख देता हूं। ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं कि जो वेव डायरेक्शन है, वेव डायरेक्शन है अलोंग एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, अलोंग वाई एक्सिस, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। बात लिख दी वाली यहां पर, ठीक है। कुछ टर्म्स है जो मैं यूज करूंगा, जैसे कि ये जो पीक्स नजर आ रही है मुझे, इसको मैं बोलूंगा ई नोट, इन पीक्स को मैं बोलूंगा बी नोट। ई नोट का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बी नोट का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। E naught and B naught will be having same magnitude at, ऐसा बोलूंगा, E naught will be maximum when B naught will be मैक्सिमम, मतलब दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो सेम टाइम पे मिलेगा। देखो अगर ई नोट मैक्सिमम है तो उसी वक्त बी नोट भी मैक्सिमम है, अगर ई नोट जीरो तो यानी कि बी नोट भी जीरो है, यानी कि चार्ज रेस्ट पर है, ठीक है। ओके, तो ये कुछ बातें हैं जो लिख लो साथ में। चलो अब इसकी वेव इक्वेशन लिखते हैं। वेव इक्वेशन के लिए आपको थोड़ा +1 रिकॉल करनी पड़ेगी। मैं वेव इक्वेशन लिख देता हूं, इसको +1 में हमने यूज किया था, +1 में पूरा चैप्टर है वेव। तो वेव इक्वेशन बनाए यहां पर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस है तो मैं लिखूंगा ई वाई इज बेसिकली इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसको बोलते हैं वेव इक्वेशन। और के एक्स माइनस ओमेगा टी का मतलब यह है कि अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस में वेव ट्रेवल कर रही है। सेम वे में मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में है तो मैं लिखूंगा यहां पर बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और इसका मतलब यहां पर माइनस का मतलब मैं लिख देता हूं यहां पर, इस माइनस का मतलब यह है कि वेव अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। ये वेव इक्वेशन बार बार बोल रहा हूं, ये +1 में एंड में आया था आपके पास, ठीक है। इन टर्म्स का मतलब लिख देता हूं, के को हम बोलते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट, और के की जो वैल्यू होती है वो लिखी जाती है 2π/λ, ठीक है। ओमेगा को हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी,
और ओमेगा की वैल्यू लिखी जाती है 2 पाई बाय कैपिटल टी या फिर 2 पाई न्यू। सेम वे में स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लिखा जाता है, हम लिखते हैं ना म्यूज इक्वल टू सी बाय लेमडा, तो मैं यानी कि स्पीड को क्या लिख सकता हूं, लेमडा इंटू में न्यू, राइट। यहां से एक रिलेशन और निकाल सकता हूं वैसे मैं, देखो c इज इक्वल टू लेमडा इंटू न्यू, यानी कि अगर मैं देखूं k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा हो तो लेमडा डिफाइन कर लो, यहां से लेमडा क्या आ जाएगा 2 पाई बाय k आ जाएगा, तो ठीक है यार। c को क्या लिख दिया मैंने 2 पाई बाय k और साथ में न्यू आ गया, एक तो ये रिलेशन बन जाता है यहां पर। और क्या बना सकता हूं, c इज इक्वल टू 2 पाई बाय में k और न्यू को क्या लिख सकता हूं मैं ओमेगा बाय 2 पाई, तो एक रिलेशन ये भी बन जाता है, स्पीड ऑफ लाइट इज बेसिकली इक्वल टू ओमेगा बाय के, ठीक है। तो ये 3-4 रिलेशंस है, कई बार यूज हो जाता है न्यूमेरिकल्स में। मैं दोबारा बता देता हूँ कि मैंने क्या किया। सबसे पहले के को लिखा जाता है 2 पाई बाय लेमडा, ये सारा का सारा जो मैंने लिखा है ये +1 में पढ़कर आते हैं पहले से ही, वेव इक्वेशन। ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई बाय टी या 2 पाई न्यू। अब मुझे पता है कि जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो देखो ऐसे, यहाँ म्यूज इक्वल टू सी बाय लेमडा लिखते हैं हमने बहुत बार यूज करा है, एच म्यू है ना, एच म्यू को हम लिख देते थे एच सी बाय लेमडा। तो मैंने यहां से देखा कि जो सी है वो लेमडा इंटू में न्यू होगा, ठीक है। के को लिखते 2 पाई बाय लेमडा, लेमडा डिफाइन कर ले 2 पाई बाय के होता है, तो लेमडा की वैल्यू यहां डाल दी तो 2 पाई बाय के इंटू में न्यू, एक तो ये रिलेशन बन गया। और न्यू को क्या लिख सकता हूं मैं ओमेगा बाय 2 पाई, तो एक ये रिलेशन बन गया। देखो सी का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ के एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको न्यूमेरिकल में कई बार यूज करना पड़ जाता है जब बहुत टिपिकल न्यूमेरिकल आए। एक बात और लिख देता हूं यहां पर कि ईएम वेव का सोर्स क्या हो सकता है। सिंपल है, ईएम वेव का सोर्स क्या होगा, कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर। इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर मतलब कोई ऐसी चीज जो चार्ज को बार बार ऑसिलेट करा रही हो, बार बार उसको क्या टू एंड फ्रो मोशन दे रही हो। इसको जल्दी से नोट डाउन करो, ये ईएम वेव की रिप्रेजेंटेशन के बारे में मैंने लिखा सारा कुछ अब तक। ओके, सो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है प्रॉपर्टीज पर। 7-8 प्रॉपर्टीज है इसकी, तो 1 बाय 1 समझते हैं हर एक प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी ईएम वेव डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, does not require any material medium for its propagation। ईएम वेव स्पेस के अंदर भी है, जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है। अब सैटेलाइट को तो मैंने इनफाइनाइट स्पेस में भेज रखा है, मैंने कहां पर मंगल ग्रह पर भी मैं सिग्नल को रिसीव कर सकता हूं, मून से सिग्नल को रिसीव कर सकता हूं, क्योंकि कोई मीडियम नहीं है बीच में, फिर भी ईएम वेव ट्रेवल कर रही है, राइट। तो मैं पहला बात ये बोलूंगा कि यार ईएम वेव को किसी मटेरियल की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैटर वेव नहीं है। मैटर वेव कौन सी होती है, डी ब्रोगली, ठीक है। ये कौन सी है, आपकी नॉन मैटर वेव है जिसको बोल सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी लिखो जरा, दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। दे ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। ईएम वेव की स्पीड क्या होगी, जो स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। सन से भी हमारे पास ईएम वेव्स पहुंच रही है, विजिबल रेडिएशंस भी ईएम वेव है। ये केमिस्ट्री में कभी आया होगा आपके पास बहुत पहले। सेकंड इज इनकी जो स्पीड है वो क्या है, लाइट ऑफ स्पीड के बराबर। शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पर, लाइट, स्पीड ऑफ लाइट सी 3 × 10⁸ अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ से थोड़ी सी कम होती है, हम उसको रफली लिख देते हैं ये। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसवर्स का मीनिंग समझा देता हूं पहले मैं, है ना। दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर।
देखो यार वेव दो तरह से फॉर्म हो सकती है। देखो वेव का नेचर ऐसा हो सकता है, देखो या तो लॉन्गिट्यूडिनल हो सकता है, लॉन्गिट्यूडिनल, या हो सकता है ट्रांसवर्स। आपने क्या किया है, खंबे से रस्सी बांधी और आप खड़े हो गए यहां पर। जैसे आप रस्सी को फोर्स लगाओगे, ऐसे आप ऊपर नीचे रस्सी को फोर्स लगाने की कोशिश करोगे तो ऐसा लगेगा कि ये रस्सी कुछ ऐसे हो रही है, इस तरह से मूव कर रही है, एक वेव बन रही है जो खंबे के अंदर की तरफ जा रही है। रस्सी का साइज तो उतने का उतना ही है, कभी भी आप ऐसे मूव कर रहे हैं ऐसा लगेगा कोई वेव बनकर रस्सी पोल के अंदर जाने की कोशिश कर रही है। बट इन एक्चुअल में पता क्या हो रहा है, इन एक्चुअल में वेव की डायरेक्शन तो मान लो ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस माइनस आई कैप, बट जो पार्टिकल ए यहां पर था वो ऊपर चला गया, पार्टिकल बी थोड़ा सा और ऊपर चला गया, पार्टिकल सी नीचे चला गया, पार्टिकल डी और नीचे चला गया, पार्टिकल ई ऊपर। मतलब एक्चुअल में अगर मैं देखूं ना तो यहां पर पार्टिकल सिर्फ क्या ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रहे हैं, पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रहे हैं अलग अलग इंटरवल में। मतलब ए नीचे गया तो बी ऊपर चला गया, सी नीचे गया तो डी ऊपर चला गया, और अपने को ऐसा लग रहा है कि एक वेव बन रही है जो अंदर की तरफ चल रही है। आप इसको ऐसे समझो कि ट्रांसवर्स का मतलब ये है कि जब भी वेव की डायरेक्शन और पार्टिकल की वाइब्रेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, वेव की डायरेक्शन तो एक्स एक्सिस में है और पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं वाई एक्सिस में, तो ऐसी कंडीशन में जो वेव बनती है, मैं बोलता हूं कि ये जो वेव है ये ट्रांसवर्स नेचर की वेव है भाई। पार्टिकल्स जो वाइब्रेट कर रहा है, मतलब पार्टिकल्स की वाइब्रेशन और वेव की डायरेक्शन परपेंडिकुलर, यहां पर यही तो है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वो सर ऑफिस में होगा, ऑफिस में या फिर मेरे लॉकर में। तो यहां पर भी ये तो बन रहा है यार, पार्टिकल तो सामने जा रहा है एक्चुअल में, लेकिन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल, जैसे कि साउंड वेव पढ़ी थी हमने, लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होता है, वेव की डायरेक्शन सामने, पार्टिकल कैसा मोशन दे रहा है टू एंड फ्रो, ये पार्टिकल हिला, इसको एनर्जी ट्रांसफर करी, फिर वापस आ गया इधर, ये पार्टिकल हिला, एनर्जी ट्रांसफर करी, फिर वापस आ गया। यानी कि जहां पर पार्टिकल्स आपस में कोलाइड हो रहे हैं, कंप्रेशन रीजन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, यानी कि या तो डायरेक्शन के साथ एंगल बनेगा 0 डिग्री का या बनेगा 180 डिग्री का। उस कंडीशन को मैं बोलूंगा कि ये वाली कंडीशन क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव की। और हमको साफ साफ पता लग रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर की है, ठीक है। तो इसको प्लीज नोट डाउन कर लो, इसको मैं रब करूं, ये समझने की बात थी बस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए जरा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी। सी आप कल नहीं आए, अभी तो चलो ऑफिस में वेट करो, ठीक है, बता देता हूं अभी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एवरेज एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल। कहने का मतलब देखो, मैंने आपको बोला कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 है। उस वेव को अगर आप ध्यान से देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है तभी मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है। तो मैं बोलूंगा कि दोनों की जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी है क्या आएगी, देखो 0 प्लस E0/2, और यहां पर भी 0 प्लस V0/2 वो सेम है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो जो मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है UB, वो होता है B²/2μ0, ठीक है, ये होता है मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। मैं लिख देता हूं यहां पर एनर्जी डेंसिटी, कौन सी एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं B लिख दो, चलो अगर लिखना चाहो तो। सेम वे में इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। शायद आपको याद आ रहा होगा धीरे धीरे कि एप्सिलॉन नॉट E² कभी कैपेसिटर में पढ़ा था आपने, याद दिलाऊं थोड़ा सा। आपने किया था हाफ CV² को वॉल्यूम से डिवाइड, एरिया इंटू डी से। सी को क्या लिखा था आपने, A एप्सिलॉन नॉट बाय में D, ये V था, V को आपने क्या लिखा था E²/D², कुछ ऐसे। नीचे यहां पर था आपके पास कुछ ऐसे, मैं करता हूं वोल्टेज को लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में D, ED का स्क्वायर। सी को क्या लिखा था आपने, A एप्सिलॉन बाय में D, नीचे क्या चल रहा है AD, और ये क्या है 1/2। यहां से आपके पास आई थी इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, कैपेसिटर की एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम। तो देखो क्या बन रहा है, ये A से A कैंसिल, 1/2, ये नीचे 2/D, ये रहा D कैंसिल, एप्सिलॉन E², यहां से आया था।
ठीक है, तो ये दोनों एनर्जीज हमेशा सेम रहेगी, ठीक है, यूबी और यूई। अगर मैक्सिमम है तो बी नोट आ जाएगा और ई नोट आ जाएगा मैक्सिमम की कंडीशन में, बस, ठीक है, बोथ ऑलवेज रिमेन इक्वल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो जरा, रेशियो ऑफ ई वेक्टर एंड बी वेक्टर इज गिवन बाय सी, यानी कि सी को मैं लिख सकता हूं ई वेक्टर बाय में बी वेक्टर, या मैं ये भी लिख सकता हूं ई नोट वेक्टर अपॉन में बी नोट वेक्टर। आपको एक चीज और याद दिलाता हूं थोड़ी सी, ये हमको कंडीशन पता कब मिली थी, वेलोसिटी सिलेक्टर कभी पढ़ाया होगा आपको, वेलोसिटी सिलेक्टर में आया था कुछ ऐसे, क्याउ ई इज इक्वल टू क्याउ वी बी, है ना, क्याउ ई इज इक्वल टू, मैंने बोला था कि कोई पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड किसी भी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में तभी जा सकता है जब उस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, उस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल आ जाए। तो यहां पर हमने ये डिफाइन किया था कि जो ई वेक्टर है वो किसके इक्वल है, वी बी वेक्टर के, यानी कि ई वेक्टर बाय में बी वेक्टर इज इक्वल टू वी। यहां पर स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ये वेव की स्पीड, तो इसलिए यहां पर वी की जगह सी आ जाएगा। इसी से एक बात और क्लैरिफाई हो रही है, लिखो जरा, इट डज नॉट गेट डेविएटेड in the presence of magnetic field and electric field. It does not get deviated in presence of magnetic field and electric field. यार लाइट हमेशा सीधी चलती है, ठीक है, लाइट तभी बदलती है लाइट की डायरेक्शन जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर दो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस कभी भी चेंज नहीं कर सकता लाइट की डायरेक्शन को। आप क्या करो, इसको सिंपली ऐसे समझ सकते हो कि एक पॉजिटिव प्लेट लो, एक नेगेटिव प्लेट लो, बीच में एक लेजर लाइट को पास करो, लेजर लाइट कभी डेविएट नहीं होगी, वो सीधी जाएगी, ठीक है, ओके। एक और प्रॉपर्टी लिखो जरा, एक और प्रॉपर्टी लिखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम। Electromagnetic wave carry both energy and momentum. Next point लिखो जरा, electromagnetic wave can exert pressure. Electromagnetic wave can exert pressure, which is called radiation pressure, which is called radiation pressure. ठीक है, कुछ ये प्रॉपर्टी थी जो आपको पता होनी चाहिए। की पॉइंट और लिख लो जरा, एक ही पॉइंट और लिख लो, की पॉइंट EM wave can only transfer momentum. EM wave can only transfer momentum if complete absorption of wave take place. If complete absorption of wave take place. एक सेंसिटिव प्लेट ली मैंने जिसके ऊपर EM वेव टकरा रही है, तो जब ये टकरा रही है मुझे किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जब ये वेव कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगी, जब ये वेव कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगी तो अपने को यहां पर एक डिप्रेशन रीजन देखने को मिल सकता है, कुछ ऐसे, ठीक है। इफेक्ट तब देखने को मिल सकता है जब ये वेव कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगी। ये बात मैंने आपको पता कब बताई होगी, ड्यूल नेचर में, जब मैंने आपको बताया था कि वेव थ्योरी की लिमिटेशन, कि
वेव थ्योरी बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन को मेटल से निकलने में कुछ टाइम लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेटल से इलेक्ट्रॉन तभी निकलेंगे जब वेव कंप्लीटली एब्जॉर्ब होगी। अब यही वो चीज है, किसी भी मेटल प्लेट पर वेव टकरा रही है तो कोई इफेक्ट नहीं है जब तक ये पूरी तरह से एब्जॉर्ब ना कर ले। एब्जॉर्ब करेगी तभी इफेक्ट देखने को मिलेगा। मतलब सरफेस ऐसा है, जैसी वेव एब्जॉर्ब होगी सरफेस ऐसा हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो ये प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वहां पर वेव थ्योरी फेल हो गई थी। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी ईएम वेव से रिलेटेड। आज जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि ईएम वेव क्या है, प्रॉपर्टीज लिखवा दी। कल थोड़ा सा इसका और पोस्टमार्टम करेंगे, डीप एनालिसिस करेंगे, थोड़ा सा इसको डिटेल में जानेंगे। और मे भी शायद परसों खत्म हो। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट करंट भी आपको करवाऊं तो कोशिश है मतलब 2 दिन, 1 दिन फालतू लग जाए लेकिन अच्छे से हो जाए।